देखिए खुशी, चलो आ जाओ। तो आज अपनी लॉ की लास्ट क्लास है। तुम्हारे चेहरे की खुशी ये बता रही है कि तुम कितने खुश हो कि लॉ सब्जेक्ट आप खत्म करने वाले हो। मैम, इससे बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकती है ना। पर मुझे बताओ, लॉ को पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक फाउंडेशन से तुमको इंटर का लॉ बेटर लगा होगा सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि फाउंडेशन का लॉ मतलब इंटर का लॉ इज इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू आई थिंक कि फाउंडेशन का लॉ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कंपनीज एक्ट में जो भी बातें लिखी है सारी चीज़ें, और इवन आपके, अगर तुमको एक बात बताऊं तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंटर का लॉ बहुत काम का है। जो आपके रियल लाइफ में जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा काम यही आने वाला है कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है। फेमा और या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये वाले जो प्रोविजन है ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्रोफाइल के लिए गए हो, तो तुम्हारे फेमा और ये सब काम आएंगे। अदरवाइज कंपनीज एक्ट तो आपके काम आएगा ही आएगा। कंपनीज एक्ट हो गया, अकाउंट्स में तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हमारे काम आती है जब हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करने के लिए आर्टिकलशिप में जाते हैं तब, है ना। तो इंटर का लॉ कंपैरेटिवली काफ़ी इंटरेस्टिंग है फाउंडेशन के लॉ से, है ना। और आज अपनी लास्ट क्लास है तो ज़्यादा लंबी क्लास तो है नहीं, आधे घंटे का मैंने तुमको बोला अपना स्लॉट है, आधे पौन घंटे में अपन खत्म कर देंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा, ठीक है। और सारे यूट्यूब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आज लास्ट क्लास है और आपने बहुत यूट्यूब पे जो कमेंट्स आपने दिए हैं, जैसे वर्षा धाल है, सुनीता है, इन्होंने काफ़ी अच्छे कमेंट्स और काफ़ी अच्छे रिप्लाई किए हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स मैंने इवन बुक्स और कोर्सेज भी मेरे परचेज किए हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आप आपकी लर्निंग पे फोकस करो। आपका जो भी अटेम्प्ट है, सितंबर 25 है, जनवरी 26 है, और इवन जो स्टूडेंट्स मई 26 के हैं जो अभी से लेक्चर्स देख रहे हैं, तो अभी आपके लेक्चर्स ये सेम है जो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स फ्री डाले हुए हैं, वही लेक्चर्स आपको मई 26 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं तो वो टाइम टू टाइम यूट्यूब पे अपडेट होते रहेंगे, तो आप कनेक्टेड रहो। और इसी के साथ जब अपना आज लास्ट लेक्चर है तो इसके साथ ही मैं तुम्हारे लिए लॉ के क्वेश्चन बैंक, मैंने तुमको बोला था कि अपन डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन बैंक में विद इन मतलब ये मान लो 5 to 7 डेज में अपन क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे, और एट द सेम टाइम वो यूट्यूब पे भी डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसका राइटिंग प्रैक्टिस, एग्जाम में लिखना कैसे है, इवन मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि आप आंसर कैसे लिखते हो और एक्चुअली आंसर कैसे लिखना चाहिए। सपोज 2 बच्चों ने आंसर लिखे हैं, दोनों बच्चों ने सेम लिखा वही है जो लॉ में है, पर फिर भी एक बच्चे को 4 में से 1 मार्क्स ही मिल रहा है और एक बच्चे को 4 आउट ऑफ 4 मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या है वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हारे एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन अब होगा आज, जब अपना मेन कोर्स वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 388 से, विच इज प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट कंसेंट एंड अलॉटमेंट। देखो क्या बोला है, नो person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus offering for subscription in the securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has not, ये अपन ने पढ़ लिया था क्या? अपन ने 387 तक पढ़ा था ना, 386 भी अपन ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, whether the company has or has not established, will or will not establish a place of business in India, if where the prospectus includes a statement purporting to be made by an expert he has not given or has before delivery of the prospectus for registration withdrawn his written consent। अगर तुमको थोड़ा सा भी याद हो तो अपन ने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 26 प्रोस्पेक्टस में, कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसमें एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट भी डालना पड़ता है। अगर उस एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विथड्रॉ कर दिया तो फिर उस केस में आपको बताना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में कि एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विथड्रॉ कर दिया है। तो सेम इसी तरीके से अगर कोई फॉरेन कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और इंडिया में सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो ऐसे केस में उस प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का कंसेंट होना चाहिए राइटिंग में। और अगर एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विथड्रॉ कर दिया है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा।
in which it is included, or there does not appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn his consent as aforesaid. If the prospectus does not have the effect where an application is made in pursuance of rendering all the person concerned bound by the provision of section 33 and section 40 so far as may be applicable. और जो कंपनी prospectus इशू करती है उसको section 33 और section number 40 फॉलो करना पड़ेगा. समझ में आ रही बात सबको? फिर लिखा है for the purpose of this section, for the purpose of this section, a statement shall be deemed to be included in prospectus if it is contained in any report, memorandum appearing on the face or by reference incorporated therein or issued therein. मतलब इन्होंने बोला है कि अगर कंपनी के किसी भी रिपोर्ट में, कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि वो स्टेटमेंट आपके प्रोस्पेक्टस में भी इंक्लूड हो गया है. समझ में आ रही बात सबको? तो 388 में सिंपली बोला है कि जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो उसमें एक्सपर्ट का कंसेंट चाहिए. किसका कंसेंट? एक्सपर्ट का. सेक्शन नंबर 389, प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा. भाई अगर आपकी फॉरेन कंपनी भी है तो तुमको अगर याद होगा, इवन इंडियन कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस अगर बाजार में इशू करना है उससे पहले आरओसी को देना पड़ता है, फिर आरओसी से अप्रूवल आता है तब आप बाजार में दे पाते हो. तो सेम फॉरेन कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा. नो पर्सन shall issue, circulate, distribute in India any prospectus offering for subscription in securities of a company. इन सेम चीजें लिखी है जो पहले पूरे पैराग्राफ्स में लिखी है. अ कॉपी सर्टिफाइड बाय, सर्टिफाई कौन करेगा? हाईलाइट करो. प्रोस्पेक्टस का जो कॉपी है उसको सर्टिफाई कौन करेगा? चेयरपर्सन या 2 डायरेक्टर्स. हैविंग बीन अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार. तो 2 डायरेक्टर्स और एक आपकी कंपनी का चेयरपर्सन, ये तीनों लोग आपके प्रोस्पेक्टस पे क्या करेंगे? साइन करेंगे और साइन करके आरओसी को दे देंगे. ठीक है. द प्रोस्पेक्टस के स्टेट्स ऑन द फेस ऑफ इट दैट अ कॉपी हैज बीन सो डिलीवर्ड. और जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे ना बाजार में, तो प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त सबसे पहले लिखोगे कि प्रोस्पेक्टस इशू जो हम कर रहे हैं इसमें हमने आरओसी को कॉपी फाइल कर दी है, ताकि लोगों को पता रहे कि आपने आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल किया है. There is endorsed or attached to the copy any consent to the issue of prospectus required by section 388. और प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 388 में अगर कोई एक्सपर्ट का कंसेंट चाहिए तो वो एक्सपर्ट का कंसेंट भी प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके आरओसी के साथ फाइल करना है. आया क्या समझ में? क्लियर है 389 सबको? बोलो हाँ है ना. The following documents shall be attached to the prospectus namely. तो आप प्रोस्पेक्टस के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करोगे? हाईलाइट करो. पहले एनी कंसेंट टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन एज एन एक्सपर्ट. बेसिकली एक्सपर्ट का कंसेंट अटैच करना पड़ेगा. मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर आपने अपॉइंट किया है या मैनेजर को अपॉइंट किया है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने उनको अपॉइंट किया है. अ कॉपी ऑफ एनी, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी मटेरियल इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिससे शेयर होल्डर या जनरल पब्लिक का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो सारी बातें भी आपको लिखनी पड़ेगी. नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड विद इन प्रीसीडिंग 2 years. तो कंपनी ने पिछले 2 सालों में कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जिसका कंपनी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो भी आप पब्लिक को बताओ, ताकि पब्लिक को अगर आप बताओगे तो पब्लिक को तुम्हारी कंपनी के बारे में पता रहेगा कि तुम्हारी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है कि खराब. अच्छा करने वाली होगी तो लोग आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हो जाएंगे. समझ में आ रही है बात सबको? अ कॉपी ऑफ, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो अंडर राइटर्स का जो एग्रीमेंट है उसका कॉपी भी फाइल करना है. और अ कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब आपने किसको पावर दी है. इफ प्रोस्पेक्टस इज साइंड बाय ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स. अगर डायरेक्टर्स के कोई एजेंट साइन करते हैं तो उनका पावर ऑफ अटॉर्नी भी आपको देना पड़ेगा कि हमने इनको पावर दी है प्रोस्पेक्टस पे साइन करने की. क्लियर है? सेक्शन नंबर कौन सा हुआ? 389. नेक्स्ट 390, ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट. ठीक है, क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन आईडीआर, हाईलाइट करना. आईडीआर का मतलब होता है बेसिकली ये होते शेयर्स है तो ये शेयर्स, पर अपन इनको क्या बोलते हैं? शेयर्स को आईडीआर बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया. और इंडिया में डोमेस्टिक डिपॉजिटरी 2 ही तो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल. इन्होंने बोला है एंड मतलब यहाँ पे फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में शेयर्स इशू करती है तो उसको अपन बोलते हैं आईडीआर. क्या बोलते हैं? आईडीआर. और उन शेयर्स को पहले आपको लिस्टिंग कराना पड़ेगा. लिस्टिंग कराओगे एनएससी बीएससी के साथ, डिपॉजिटरी के पास भी आपके पास जाएंगे, आपके शेयर्स जाएंगे. तो डिपॉजिटरी उन शेयर्स को किस में कन्वर्ट करके देगी? आपको आईडीआर में कन्वर्ट करके देगी, एक डॉक्यूमेंट में. उसको बोलते हैं आईडीआर. है ये बेसिकली शेयर्स ही. एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
outside India making an issue of such depository receipt. According to section 390, the central government may make rules applicable to IDR. डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे आपको IDR के रिलेशन में. उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि IDR को कैसे बाजार में डील किया जाएगा. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी कि IDR कैसे ऑफर किए जाएंगे, IDR का कैसे डिस्क्लोजर होगा, और IDR जो है बेसिकली उसको कैसे आप बाजार में डील करोगे, और IDR का सेल ट्रांसफर ट्रांसमिशन कैसे होगा. ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी रूल्स में. बाय अ कंपनी, और ये सारी चीजें IDR कौन इशू करेगा? IDR तो वही इशू करेगा ना जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर. कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? बाहर. चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रखती हो नहीं रखती हो, कंपनी IDR इशू कर सकती है. समझ में आ रहा है सबको? फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू रूल 13 ऑफ कंपनीज रूल्स, नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज और हैज नॉट स्टेब्लिश्ड और मे नॉट स्टेब्लिश एनी प्लेस शैल मेक इशू ऑफ IDR. वही लिखा है. मतलब कोई सी भी कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो चाहे नहीं हो, ऐसी कंपनी IDR इशू कर सकती है. पर इनको सेबी का कंप्लाई करना पड़ेगा और RBI के डायरेक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सेक्शन 234 states that the provision of chapter 15 unless otherwise agreed under any other law for the time being in force. कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है. सेक्शन 391 पे आ जाओ, पढ़ो सेक्शन 391 में क्या लिखा है. वाइंडिंग अप का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, वो फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल होता है. चैप्टर 20 कौन सा है? वाइंडिंग अप का. तो वाइंडिंग अप का जो चैप्टर 20 है कंपनीज एक्ट में, वो फॉरेन कंपनी को भी एप्लीकेबल होता है. और 34, 35, 36 तुमको पता है. 34 इज क्रिमिनल लाइबिलिटी, प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट किया. 35 इज सिविल और 36 इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसमेंट. और फिर 37 पनिशमेंट वाला, 36 इज इंड्यूसमेंट. तो ये तीनों सेक्शंस, प्रोस्पेक्टस आप IDR इशू करते हो, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो एप्लीकेबल हो जाएंगे. और एट द सेम टाइम आपको चैप्टर नंबर 20 भी एप्लीकेबल हो जाएगा वाइंडिंग अप का. समझ में आया क्या? सेक्शन नंबर 392, without prejudice to the provisions of section 391, if a foreign company contravenes the provisions of the chapter 22, that is chapter on company incorporated outside India, the foreign company, मतलब अगर आपने सेक्शन नंबर 379 से लेकर फॉरेन कंपनी के सेक्शंस को फॉलो नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगेगा. फॉरेन कंपनी पे पेनल्टी लगेगा. कितना पेनल्टी? याद रखना, 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, मैक्सिमम 3 लाख तक. और अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू रहता है तो देखो 50,000 रुपए पर डे बोला है. आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन एंड एवरी ऑफिसर और इवन ऑफिसर ऑफ कंपनी पे भी पेनल्टी लगेगा. कितना? 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का. तो फॉरेन कंपनी पे लगेगा 1 लाख से 3 लाख प्लस 50,000 पर डे, और ऑफिसर पे लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का. पनिशमेंट को अगर अपन समअप करें तो वही बोला हुआ है, 1 से 3 लाख, 25 से 50,000 पर डे, और 25 से 50 लाख तक. हाँ 5 लाख. क्लियर है? याद. लास्ट सेक्शन नंबर 393, देखो क्या लिखा है. कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर किसी भी फॉरेन कंपनी ने सेक्शन 379 से लेकर 393 फॉलो नहीं किया तो क्या उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे क्या? तो ये कह रहे ऐसे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते, ऐसी कंपनी पर ये सेक्शन 392 का पेनल्टी लग जाता है बस. तो क्या बोला है? एनी फेलियर बाय अ कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अफेक्ट, हाईलाइट करना, इससे कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होता है. डीलिंग और ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी और लाइबिलिटी टू बी सूड. हाउएवर company shall not be entitled to bring any suit, claim, set off, make any counter. हाईलाइट करना, कंपनी पर कोई केस फाइल नहीं कर सकती है, कोई क्लेम सेट ऑफ नहीं कर सकती, कोई काउंटर क्लेम नहीं कर सकती, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं कर सकती है अनटिल कंपनी इस चैप्टर के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं कर लेती. Until the company has complied with the provisions of Companies Act 2013 applicable to it. मतलब अगर आपको कोई सेट ऑफ करना है, कोई केस फाइल करना है, कोई लीगल प्रोसीडिंग करना है तो इट इज कंपल्सरी कि आप कंपनीज एक्ट के इस चैप्टर से कंप्लाई करो.
बाकी ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा। बात समझ में आ रही है सबको? Action for improper use or description as foreign company. It states that if any person trade or carry business in any manner under any name or title or description of a foreign company registered under the act or the rules made thereunder, that person or each of those persons shall, unless registered as foreign company, shall be liable for investigation, and action consequent upon the investigation shall be taken against that person. Exemptions पढ़ो क्या लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपकी फॉरेन कंपनी को या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को किसी भी मैटर पे क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको ये फॉलो नहीं करना है। पर कौन से एरियाज के लिए? आईएफएससी सर्विसेज अंडर एसईजेड एक्ट। अगर आप एसईजेड एक्ट में कोई आईएफएससी सर्विसेज देते हो तो आपकी फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। आया समझ में? एक बार वापस आओ चैप्टर की स्टार्टिंग पे, फिर एक सेक्शन बचा है वो भी खत्म करा दूंगी। सेक्शन नंबर 379। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है? एक तो 242 में और एक 379 में। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन दो जगह दिया हुआ है, एक तो कहाँ दिया है 242 में और एक कहाँ दिया है 379 में। 379 में बोला है कि अगर आपकी कंपनी का 50% और उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन सिटीजन या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट रखता है तो आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी हो जाती है। फिर 380 में बोला है कि आपके फॉरेन कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है जब आप रजिस्टर करवाओगे आपका प्लेस ऑफ स्टेब्लिशमेंट इंडिया में आएगा तो वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देने हैं। तो इसका 379 380 दोनों इंपॉर्टेंट है। 379 380 सेक्शंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में 381 में बोला है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अच्छा 379 क्या था? मीनिंग। 380 क्या है? डॉक्यूमेंट्स आरओसी को फाइल करने हैं। 381 क्या है? फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स। 382 फॉरेन कंपनी का नाम हर जगह डिस्प्ले करना पड़ेगा, हर लेटर हेड पे, बिजनेस के बाहर, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, है ना। 382 383 फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो बेसिकली आप फॉरेन कंपनी को अगर डॉक्यूमेंट सर्व करते हो या फिर उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को सर्व करते हो तो इट इज अज्यूम्ड कि आपने कंपनी को ही डॉक्यूमेंट सर्व किया है, ठीक है। तो 381 कौन सा है? वापस बोलो। 81 अकाउंट्स, 382 डिस्प्ले ऑफ नेम, 383 सर्विस, वापस 379 मीनिंग, 380 डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देने पड़ेंगे, 381 अकाउंट्स, 382 नेम ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम, 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 384 डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इनका इंस्पेक्शन। ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं किसको? फॉरेन कंपनी को। डिबेंचर का सेक्शन, एनुअल रिटर्न का सेक्शन, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का पूरा चैप्टर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पूरा सेक्शन और चैप्टर किसको एप्लीकेबल है? फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है। क्लियर है? 384 385 रहने दो। 386 इज इंटरप्रिटेशन, इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। आज ये कह रहे हैं फॉरेन कंपनी में अगर कहीं पर भी वर्ड लिखा है सर्टिफाइड तो सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जिस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं वो ट्रू कॉपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रू कॉपी, तभी तो सर्टिफाइड है। दूसरा, डायरेक्टर जहां पर भी लिखा है तो डायरेक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम करता है, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है वो प्लेस जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है बेसिकली आपका। प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आ जाएगा, वो तो ऊपर भी लिखा है। फॉरेन कंपनी का मतलब है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस खुद के नाम पे हो सकता है, एजेंट के थ्रू हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है इसका? मुंबई में। तो ऐसी कंपनी को हम ये बोलेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी कहाँ कर रही है? इंडिया में कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ पे? सिंगापुर में। फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस भी कहाँ करेगी? तो क्या ये फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आएगा क्या? क्यों? फॉरेन कंपनी एज पर 242 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज अ फॉरेन कंपनी 242 में। तो क्या इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है क्या?
नहीं, तो क्या ये फॉरेन कंपनी है क्या 242 की? नहीं, तो 242 की ही फॉरेन कंपनी बतानी एग्जाम में। फॉरेन कंपनी मतलब वो फॉरेन कंपनी जो 242 की है। नहीं तो तुमसे क्या पूछेंगे कि कोई कंपनी है सिंगापुर में काम करती है और इनकॉर्पोरेट वहां पे, बताओ फॉरेन कंपनी है क्या? वो थोड़ी पूछेंगे। वो तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 में, फॉरेन कंपनी है। पर कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी कौन सी, वो पूछेंगे तुमसे। समझ में आया? नेक्स्ट बोला है, इट्स इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन इज मटेरियल। इन ऑर्डर टू बी अ फॉरेन कंपनी, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है इंडिया में और बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होना जरूरी है। दैट इज इंटरप्रिटेशन की कुछ 2-4 वर्ड्स का हमने मीनिंग आपको बता दिया है, ठीक है। 387 इज डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। 387 कौन सा है? प्रोस्पेक्टस का डेटेड और साइंड होना चाहिए। 388 में एक्सपर्ट का कंसेंट। 389 में रजिस्ट्रेशन कराओगे प्रोस्पेक्टस का। 390 में आईडीआर। 391 में 34 से 36 और वाइंडिंग अप के सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। 392 में पनिशमेंट है, ये याद रखना है पनिशमेंट। और 393 लास्ट कौन सा था? कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। वापस 379 मीनिंग। 380 डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देने पड़ेंगे। 381 अकाउंट्स। 382 नेम डिस्प्ले करना पड़ता है फॉरेन कंपनी का। 381 बोला है ना अपन ने भी। 382 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 384 डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेक्शंस फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है। 385 386 इंटरप्रिटेशन। 387 डेट होना चाहिए प्रोस्पेक्टस पे। 388 एक्सपर्ट का कंसेंट। 388 इज एक्सपर्ट का कंसेंट जो अपन ने आज स्टार्ट किया था। 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। 389 हुआ है ना। 390 आईडीआर। 391 34 से 36 और वाइंडिंग अप। 391 392 पनिशमेंट याद रखना है। 393 प्रोविजंस आपको कंप्लाई नहीं किए तो क्या आपके सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन कंपनी। अब एक वो लास्ट टॉपिक कौन सा बचा है? आईडीआर का, सॉरी जीडीआर का। कौन से चैप्टर पेज नंबर बताओगे एक बार? फर्स्ट बुक का पेज नंबर उसमें ही होगा, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में। पेज नंबर चलो यही बचा था बस सेक्शन 41। देखो क्या लिखा है सेक्शन 41 इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। आईडीआर का मतलब क्या होता है कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में शेयर्स इशू कर रही है, सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आईडीआर। सेम इसी तरीके से अगर कोई इंडियन कंपनी बाहर शेयर्स इशू करती है तो उसको भी तो बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराना पड़ेगा, बाहर के डिपॉजिटरी पे भी उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो डिपॉजिटरी है, जो शेयर्स आप बाहर इशू कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है जीडीआर। क्या बोलते हैं? GDR। तो देखो क्या बोला है, अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट इज अ जनरल नेम फॉर अ डिपॉजिटरी रिसीप्ट वेयर अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ डिपॉजिटरी विच परचेजेस शेयर्स ऑफ foreign company creates a security on a local exchange backed by those shares. GDR means any instrument in the form of a depository receipt by whatever name called. Create कौन करता है? फॉरेन डिपॉजिटरी। कहां पर? इंडिया के बाहर। एंड ऑथोराइज्ड बाय अ कंपनी मेकिंग इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीप्ट। सेक्शन 41 प्रोवाइड्स दैट कंपनी में इशू डिपॉजिटरी रिसीप्ट इन एनी फॉरेन कंट्री। कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू कर सकती है, कहां पर? किसी भी फॉरेन कंट्री में। पर इसके लिए स्टार मार्क SR पास करना पड़ता है। मतलब अगर आपको सिक्योरिटी, इंडियन कंपनी को सिक्योरिटी बाहर इशू करना है, कर सकती है, पर क्या पास करना पड़ेगा? SR। इट कैन बी इशूड बाय, हाईलाइट करो, पब्लिक इशू हो सकता है या प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकता है, दोनों कर सकती है ना कंपनी। Underlying shares allocated to overseas depository and against such shares GDR issued by such overseas depository bank. GDR holders, अब GDR कौन होल्ड करेगा? कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, कंपनी के GDR खरीद लें। वोट आफ्टर GDR टू शेयर कन्वर्जन, क्या GDR को हम बाद में जाके शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं क्या? उसके लिए आपको गवर्नमेंट बताएगी कि बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्टेप्स टू इशू GDR, हाईलाइट करो।
जीडीआर इशू करने के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटेंशन होना चाहिए कि वो जीडीआर इशू करना चाहते हैं, और इंटेंशन है कि नहीं है इसके लिए बीआर पास करना पड़ेगा। तो अगर आपको जीडीआर इशू करना है तो पहले बीआर पास होगा, फिर कंपनी जनरल मीटिंग बुला के शेयर होल्डर से पूछेगी, हाँ है ना। एसआर पास्ड अंडर सेक्शन 62 फॉर इशू ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग जीडीआर शैल बी डीम्ड एसआर फॉर सेक्शन 41। सेक्शन 62 का एसआर कौन सा होता है? जाओ सेक्शन 62 पे। 61 इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, राइट इशू जिसको अपन कहते हैं बेसिकली, है ना। तो अगर आपने फर्दर इशू करने के लिए एसआर पास किया तो उस एसआर को हम मान लेंगे कि वो सेक्शन 41 का एसआर भी पास हो गया है। सेक्शन 41 ये जो अपन पढ़ रहे हैं, जीडीआर का एसआर भी पास हो गया है। जीडीआर शैल बी इशूड बाय एन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। जीडीआर कौन इशू करेगा? बाहर का जो डिपॉजिटरी है वो इशू करेगा। अपॉइंट कौन करेगा उसको? कंपनी। एंड अंडरलाइंग शेयर शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ domestic custodian bank. Company comply with schemes and guidelines of RBI in this regard. Company shall appoint merchant bankers or practicing CA CS cost accountant to oversee all the compliances with respect to GDR. GDR के सारे compliances हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसके लिए आप कुछ लोगों को अपॉइंट कर लो और वो रिपोर्ट आप किसको सबमिट कर दो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आफ्टर द क्लोजर ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज, जब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज हो जाए तो ये फॉर्मेलिटी करने के बाद आप वो एक रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट पे साइन किसका कराओ? CACS का, और ये रिपोर्ट ले जाके किसको दे दो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो GDR के लिए क्या पास करना पड़ता है? SR, पर SR से पहले BR करना पड़ता है। पहले BR होगा, फिर SR होगा, फिर एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनेगी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी। और GDR इशू कौन करेगा? बाहर का ओवरसीज डिपॉजिटरी उनकी कंट्री में GDR इशू कर देगा। उसके बदले में हम डिपॉजिटरी को हमारी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 41 होता है, GDR खत्म और लॉ खत्म। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लॉ को डेली बेसिस पे जितना भी तुमको टाइम मिलता है उतना पढ़ना चालू कर दो, है ना। और इसके साथ साथ अपने खुद के लेवल पे जो तुमको क्वेश्चंस करने हैं करो। मैंने तुमको बोल ही दिया 5 से 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन बैंक के डिस्कशंस आ जाएंगे, है ना। तो अपन क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस कौन से डिस्कस करेंगे? तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी 2018 से लेकर 25 तक, 2018 से लेकर 2025 तक RTP MTP एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आए हैं ICI के वो अपन डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ एक ICI का MCQ मटेरियल भी है जिसमें ICI ने खुद ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं MCQ बेसिस पे, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। वो मैं बता देती हूँ तुमको कहाँ मिलेगा। वो मैं सब लिख के दूंगी। अभी मैं तुमको सारे फॉर्म्स वगैरह बन लिख के पूरा चार्ट जो है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो तुम चेक कर लेना। क्या? किसके? वो रीड करने, वो सेल्फ रीड वाले हैं। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। इसमें देखो मैं तुमको बताती हूँ। ये तो मॉड्यूल्स है। देखो एक है ना, ICI ने भी एक बुक बना रखी है कॉल्ड एज नोन एज सारांश। तो इसमें इंटरमीडिएट लेवल की भी इन्होंने बुक्स बना रखी है, समरी है। ICI ने तुम्हारे लिए कुछ समरी बना रखी है, हालांकि उतना इफेक्टिव नहीं है मतलब, पर फिर भी तुम चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो। जैसे 161 में पूरा कंपनी लॉ अदर लॉ सब कुछ तुमको समरी में दे रखा है, या ICI ने ही बना रखा है। तो इसमें देखो पूरा काफ़ी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी दी हुई है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें बहुत कम दी हुई है, उसका रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है। पर इसमें ICI ने जितने डायग्राम हो सकते हैं मतलब इसमें बेसिकली डायग्राम ज़्यादा है। तो तुम अगर देखो कि ICI ने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए डायग्राम्स बनाए हैं, तो तुम चाहो तो इस बुक को भी रेफर कर सकते हो फॉर समरी पर्पस, वो तुम्हारी इच्छा है। और इसके अलावा ICI का
देखो ये तुम्हारा चॉइस है, तुमको रेफर करना है कि नहीं करना है। एक एक केस सिनारियो बुकलेट तुमको मिलेगा। आईसीए की वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ये वेबसाइट खोलोगे आप, व्हाट वी ऑफर पे जाओगे, केस सिनारियो बुकलेट खोलोगे, इसमें इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे। आरटीपीएमटी भेजती, ये नहीं भेजती आईसीए, ये तो सिर्फ वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। अब देखो इसमें ना अगर तुम चेक करोगे तो इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको हर सब्जेक्ट के केस सिनेरियो के एमसीक्यूज अवेलेबल दे रखे हैं आईसीआई ने। मतलब एडवांस अकाउंट्स के तुम देखना चाहते हो तो एडवांस अकाउंट्स के तुमको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। देखो अब वो चैप्टर वाइज है कि कैसे है वो देख लेना। अकाउंट्स में तो आई थिंक चैप्टर वाइज ही होता होगा। नहीं चैप्टर वाइज नहीं, केस सिनेरियो है, चैप्टर वाइज नहीं है, वो अलग अलग केसेस बना के दे रखे हैं। पर अगर इसमें मैं कह रही हूँ 20 केसेस भी दे रखे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा है, सिंपल सी बात है। अब इसमें लॉ का भी दिया हुआ है, लॉ का मैंने बोला है मैं डिस्कस करूंगी। लॉ का इन्होंने केस सिनेरियो बुकलेट बहुत क्लास बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। तो इसमें जो मुझे लगता है कि यार ये अपन को केस स्टडी डिस्कस करनी चाहिए, तो ये केस स्टडी अपन जब क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे तभी कर लेंगे। तो तुम तब तक के लिए इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, मैं तुमको ये लिंक भी टेलीग्राम पे भेज देती हूँ। फाइल ही भेज दो क्या, सेव टू फाइल्स 84419। जो इसमें पर इसका मैसेज सर के पास जाएगा। द कोड टू द टेलीग्राम आ गया 51671। ठीक है, तो ये बुक को तुम प्रिंट करा के रखो, तो अपन इसमें डिस्कशन कर लेंगे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगी, और जो इजी है मुझे लगता है कि ये तो तुम कर लोगी खुद से, तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो तुमको मैं होमवर्क में दे दूंगी, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें काफ़ी अच्छे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, और इसमें आईसीआई ने सबसे अच्छी चीज़ करी हुई है, मतलब पहले ये नहीं था। अब आईसीआई ने जब, मतलब अगर मैं 2-3 साल पुरानी बात करूं तो उस टाइम पे आईसीआई ने इस बुक में क्या था, सिर्फ आंसर दिए हुए थे विदाउट रीजन। अब इन्होंने काम अच्छा ये किया है कि यार आंसर दिया है तो उसका रीजन भी दिया है, क्योंकि एटलीस्ट बच्चा सपोज करो अगर सिर्फ एमसीक्यू बुकलेट भी अभी पढ़ रहा है प्रैक्टिस, और उसने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ के क्लिक हो जाएगा कि देखो ऑप्शन डी 31 दिसंबर है, तो सेक्शन 96(1) के हिसाब से फर्स्ट एजीएम के केस में 9 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए, तो पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। तो आईसीआई ने ये बुक तुमको बहुत बहुत अच्छी बना के दी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अपन ये चैप्टर, ये एमसीक्यू और जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद तुम्हारा तैयारी पूरा हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा जो तुमको एक्स्ट्रा और करने की जरूरत है, इतना तुमने कर लिया तो। समझ में आया? कोई डाउट? खत्म करें? चलो ओके गाइस, बाय बाय, नाइस डे एंड टेक केयर। और अगर कोई डाउट हो तो तुम व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जैसे भी तुमको ठीक लगता है ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है।